हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछला क्लास में मैंने भोजन के स्रोत पढ़ लिया था। भोजन के स्रोत इसको हम लोग देख लिए थे। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग नहीं किए हुए। देखिए, ये जो मेरा क्लास है इसको आप किस किस एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं। अगर यदि आप जनरल सिक्स क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं एकेडमी के लिए पढ़ रहे हैं, वो अपना एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एनुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आप ऐसे हम स्पेशल देखिए अभी झारखंड वाले के लिए बना रहे हैं, जे टेट के लिए हम बना रहे हैं। लेकिन सी टेट CTET, चूँकि देखिए ये NCERT बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो है NCERT बुक का। तो ये सी टेट और ये 6 to 8 उसमें भी रहता है क्वेश्चन। तो देखिए जे टेट, सी टेट या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जैसे BPSC TRE का जो अभी 4.0 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप देख रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप देख रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो उसके लिए यूज़फुल है, क्योंकि 6 to 10 लगभग हर जगह पूछा जाता है। तो ये मेरा 6 क्लास का और ये NCERT बुक है। इससे बेहतरीन बुक हो ही नहीं सकता और ना इससे बेहतरीन तैयारी हो सकता है अगर दिया आप लाइन बाय लाइन किसको पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन अगर दिया आप NCERT को पढ़ते हैं तो इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकता। क्योंकि ये सेल्फ स्टडी एक तरह से आपका हो जा रहा है, आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए जा रहे हैं, आप देखे जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को कम से कम अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो 2x स्पीड लगा के एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिए। एक बार दो बार करके इसको आप देखिए, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार। अगर दी आपके पास बुक है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा वीडियो देख के ही आप पढ़िए। लेकिन हाँ, अगर दी आपको पढ़ने का आदत वगैरह ऐसे कुछ हो गया है, फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से पूरा समझा देंगे और बुक पढ़ने से बेहतर आपको हम नॉलेज दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भोजन के घटक। हम इससे पहले भोजन के स्रोत पढ़े हुए हैं, आज मेरा टॉपिक है भोजन के घटक। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने उन खाद्य पदार्थ की सूची बनाई थी, पिछले क्लास में भी ये चीज़ बता चुके हैं, जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हम बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। कहता है एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। एक प्रकार का भोजन में, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हो कि एक प्रकार का भोजन में क्या क्या हो सकता है। चपाती हो सकता है, दाल देखिए यहाँ पे चपाती है, बैंगन का भरता, दाल ये सब हो सकता है। चपाती देखिए, बैंगन का भरता, सारा चीज़ें हैं। तो दूसरे में चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपन क्या कहते हैं, मछली, सब्जियां, कुछ भी हो सकता है। नहीं कि खाने का अपना लोग का वैरायटी है, कोई मछली, चावल, सब्जी, दही, रोटी, अपने हिसाब से लोग खाना खाते हैं। तो क्या है कि ऐसे वैरायटी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग का है। तो वही बता रहा है कि अलग अलग हो सकता है। जैसे क्रियाकलाप अगर हम देखेंगे तो आम तौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। जैसे हम अलग अलग तरह का क्या अगर व्यंजन हम करना चाहें तो उसमें जितना वैरायटी हम ऐड करना चाहें हो सकता है। इसमें दही हो सकता है, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 वो नीचे दिया हुआ है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। अब कहता है देखिए NCERT आपको क्या होगा, समझाने के साथ साथ खुद आपको काम भी दे देगा। कहता है कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। देखिए हम लोग क्या होता है, घर में उतना तो हर लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, हर उतना समय भी नहीं कि उतना इंसान बनाए। क्या होता है कि कम समय में स्टूडेंट लोग तो घर से चावल दाल चोखा पे ही ज़्यादा आश्रित रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इतना व्यंजन नहीं ले पाते हैं। तो यदि हम यात्रा में हों तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जैसे हम लोग 5 दिन के लिए कहीं यात्रा में निकलते हैं तो उसमें जो रास्ते में मिलेगा वही खाएंगे, जैसी बात है। जो नहीं मिलेगा हम लोग फरमाइश करें, कहाँ से आएगा। तो हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, अलग अलग टाइप का हमेशा खा लें, ये पॉसिबल नहीं है। कहता है आहार में हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। जैसे इसमें क्या आता है कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए, मतलब कोई इसका होना चाहिए। कहता है क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। कहता है अलग अलग के लिए क्या हमको अलग अलग तरीके का भोजन की आवश्यकता है। कहता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में
क्या होता है अलग अलग तरीके से। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें एक अधिक उसमें ऐड करते हैं। अगर दी हम सब्जी बनाएंगे, सब्जी अगर दी हम बनाएंगे तो सब्जी में क्या करेंगे, सब्जी में जिस चीज़ का सब्जी होगा, अगर दी मान लीजिए गोभी बना रहे हैं, गोभी बनाएंगे, उसमें आलू ऐड करेंगे, उसमें मसाला वगैरह देंगे, मसाला वगैरह तो ढेर सारा चीज़ें क्या किए हम इसमें सब्जी में ऐड किए। तो ये कह रहा है प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री ऐड करते हैं। ये सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं जो हमें पादपों से, जो हमें क्या होता है पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कहता है कि सारणी और विभिन्न क्षेत्रों और कुछ राज्यों में किस कौन जगह से क्या खाता है, कैसा व्यंजन, वो दिया हुआ है। देखिए क्षेत्र या राज्य, यहाँ देखिए पंजाब में यन का व्यंजन में मक्के की रोटी खाते हैं, तथा दाल और मांस व्यंजन, ये राजमा दाल खाते हैं या फिर मांस, ये सब चीज़ें। तो ये राजमा वो बहुत ही प्रोटीन वाला है। अब सब्जियां में देखिए सरसों का साग वगैरह जो भी चीज़ें ये सब ले सकते हैं। अन्य व्यंजन में अगर दही घी ऐसे हम लोग खाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या, चावल हो गया, अरहर की दाल माने अरहर की दाल तथा रसम माने चारू। अब देखिए सब्जियां में क्या हुआ, कुंदरू लिखा हुआ है। अन्य व्यंजन में हम लोग मट्ठा घी अचार ये सब चीज़ें लेते हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करें, हम लोग झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, यहाँ मक्के की रोटी, हम लोग क्या चावल खाते हैं, चावल या फिर रोटी हम लोग खाएंगे। दाल वगैरह तो हम लोग भी खाते हैं, दाल वही अरहर की दाल, ये अरहर की दाल खाते हैं। चाल लिखा गया, सॉरी दाल होगा, इसको हम थोड़ा सुधार ही देना बाद में। ये दाल इसमें हम लोग और सारा चीज़ें जो मन करे अपना ऐड करिए। सब्जियां वगैरह हम लोग क्या, आलू गोभी सब्जी जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें खाते हैं। जैसे आलू गोभी का सब्जी हम ले सकते हैं, आलू प्लस गोभी का सब्जी खाते हैं। बहुत सारा सब्जी है, लेकिन हम एक सब्जी आपको लिख के दिखा रहे हैं। अन्य व्यंजन में हम लोग भी दही वगैरह यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं, दही घी वगैरह हम लोग भी खाते हैं। अचार वगैरह हो गया, अचार वगैरह लेते हैं। अचार हो गया, भरता जो बैंगन वगैरह का, हम लोग ये सब बहुत हम लोग को पसंद है। तो ये सब क्या होता है, झारखंड में ये सब चीज़ें खा जाता है। तो एक हम ऐड कर दिए, आप अपने मन से एक तो आप लिख सकते हैं। एक आता है यह जंतुओं या फिर किससे मिलता है, पौधे या जंतुओं से मिलता है। कहता है इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कहता है इस कच्ची सामग्री में क्या है, हमारे जैसे हम लोग के लिए कुछ आवश्यक घटक है, हम लोग को उससे एनर्जी मिलता है। तो कहता है इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। उसमें जो आवश्यक चीज़ है, जो हम लोग को खाने से एनर्जी मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो हमारे भोजन में कुछ पोषक, जैसे पोषक में क्या होता है, उनको अगर हम केमिस्ट्री के माध्यम से देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या हो गया, हम लोग के लिए क्या है, प्रोटीन है वो। तथा खनिज लवण होते हैं इसके, जैसे कार्बोहाइड्रेट ये चावल में बहुत अधिक है, प्रोटीन दाल में है, वसा जो हम लोग घी वगैरह लेते हैं, विटामिन जैसे हरी सब्जी वगैरह विटामिन हो गया, खनिज लवण हम लोग खाते हैं। कहता है इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। अच्छा, वो रुक्षांश क्या है, रुक्षांश जैसे हम लोग साग वगैरह खाते हैं, रुक्षांश का बेनिफिट क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि रुक्षांश खाने से क्या फायदा होता है। जैसे इसमें साग वगैरह आ जाता है, साग सब्जी वगैरह, हरा सब्जी, तो साग वगैरह खाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, वो कब्ज को, हमारा पेट को साफ रखता है, कब्ज नहीं होने देता, इससे बहुत ही बेनिफिट है। तो इसको हमेशा लेना चाहिए। सैलेड वगैरह जो खाते हैं वो रुक्षांश में ही आता है। जो कच्ची चीज़ों में जैसे हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं सैलेड वगैरह, वो भी रुक्षांश में आता है। साग सब्जी हम लोग पका खाते हैं, फिर भी वो रुक्षांश में आता है। कहता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ये सब चीज़ों को क्या हमारे शरीर को आवश्यकता है। कहते क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कहता है सभी जो खाद्य पदार्थ है, क्या इसमें सभी खाद्य पदार्थ में सब उपलब्ध है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे हम लोग कहता है कि जनरली हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें ये बता रहा है कि कुछ हम लोग जनरल तरीके से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या उपलब्ध है। सॉरी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, इस सब का अगर हम परीक्षण करना चाहें कि इसमें उपस्थित है या नहीं है, अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके, परीक्षणों 1.2 में देखिए, अब ये
दिया हुआ है, क्रियाकलाप के करके दिखाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्रियाकलाप दिखाएंगे। इसमें दिया हुआ है। अब देखिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। ये सब चीज़ें आपको चाहिए, तब परीक्षण होगा। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। कुछ परख नली चाहिए और ड्रॉपर जिससे बूंद बूंद जो बूंद बूंद जिससे गिरे उसी को ड्रॉपर कहते हैं। कहता इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। कुछ पके हुए भोजन पे भी और कच्ची सामग्री पे करें। कच्ची सामग्री पे करेंगे तो ही हमको रिजल्ट होगा। कहता है इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब इसमें कैसे क्या प्राप्त हुआ आपको, उसको आप नोट कर सकते हैं। कहता है इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इस पे करिए, कोई भी खाद्य पदार्थ पे आप दूसरा पे कर सकते हैं। कहता है इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत करिए। अब देखिए, ये सब जो है, ये सब को कहते हैं कि हम परीक्षणों के माध्यम से करते हैं। डायरेक्ट उसको हम लोग क्या करते हैं, खा के नहीं देख लेते हैं। और कहते हैं डायरेक्ट आप खा के नहीं देखिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, उसको पता आपको भी नहीं चलेगा और वो नुकसानदेह भी है। कहती है यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, जो सब चीज़ें चाहिए, अगर वो सब विलयन टेस्ट के लिए जो विलयन चाहिए अगर तत्काल उपलब्ध नहीं है, तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। जो टीचर रहेंगे वो कैसे तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके हम देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। जब जांच करेंगे तो उसमें ये देख लेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी अपना अलग अलग प्रकार है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट जो किस प्रकार में उपस्थित होता है, मड या फिर शर्करा के रूप में होता है। तो अभी देखिए इसको कैसे टेस्ट करेंगे। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए, उसको मिलाइए। उसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अब इसको किस में, कॉपर सल्फेट में घोल दीजिए। कहता है 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें यह अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। अब ये है। अब देखिए इसके बाद ये यदि किसी खाद्य पदार्थ में मड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अभी जो है कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर है उसमें कार्बोहाइड्रेट को मड भी कहते हैं, तो है तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। कैसे, देखिए मड के लिए परीक्षण है, मड के को उसका परीक्षण कैसे करेंगे देख लीजिए। ये सब चीज़ें पूछेगा आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहेगा। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद मिला दीजिए। जैसे आलू काट के लीजिए, उसमें 2-3 बूंद मिला दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। उसके बाद देखिए कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंज क्या हुआ, उसका कलर कैसा हो गया, क्या यह नीला या काला हो गया। अगर वो काला या नीला हो गया, यह नीला या काला रंग मड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए दे रहा है, ये आलू कटा हुआ है, इस पर क्या किया, ये वाला डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, 2-3 बूंद ये आयोडीन विलयन को डाला। अगर ये काला और या फिर ये नीला हो गया तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसमें इसका मतलब हो गया प्रेजेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रेजेंट है, ये है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब दूसरा परीक्षण देखिए इसमें होगा, इन परीक्षणों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। अब कहता वो तो आलू के साथ था, उसमें जैसे देख के आलू ही लग रहा था। कहता इनको आप कुछ दूसरे के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मड है कि नहीं है। मड है, आपने परीक्षणों को 1.2 में लिखिए और है या नहीं है और किसमें है उसको आप एक सारणी बनाइए और उसमें लिखिए। जैसे यहाँ पे सारणी 1.2 में इसमें कहता लिखिए किसमें है। उसके बाद है प्रोटीन के लिए परीक्षण। उसके बाद वो तो कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण था। प्रोटीन को हम कैसे देखेंगे कि किसमें प्रोटीन है या नहीं है। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना यदि वह ठोस है, कहता है जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है मतलब मजबूत है, तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लें। अगर वो क्या हुआ, अगर ठोस फॉर्म है तो उसको पेस्ट बना लीजिए, फिर चूर्ण बना लीजिए। बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे
चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। उसको क्या करता है, एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद क्या करें, उसमें 10 बूंद जल डाल दें यानी पानी डाल दें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालें। वहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे थे, वहाँ पे आयोडीन डाल रहे थे, आयोडीन का विलयन। यहाँ पे हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। इसमें देखिए हम लोग क्या डाल रहे थे, आयोडीन का विलयन डाल रहे थे। इसमें देखिए आयोडीन का विलयन डाल रहे थे किसमें, ये कार्बोहाइड्रेट वाला में। ये है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का जब हम परीक्षण कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या डाल रहे थे, आयोडीन डाल रहे थे। इसको हम हाईलाइट कर दिए, वो आयोडीन, सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, इससे हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। हम इसमें कार्बोहाइड्रेट डाल रहे थे, सॉरी कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए आयोडीन का विलयन डाल रहे थे। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हमको कार्बोहाइड्रेट का पता चला था। उसके बाद हम इसमें ये हम प्रोटीन के लिए कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए कर रहे हैं। प्रोटीन में हम लोग क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल रहे हैं। ये आपसे पूछेगा कि अगर दी आप अगर दी प्रोटीन का परीक्षण करना चाहते हैं उसमें किसका 2-3 बूंद आपको डालना है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। उसके बाद क्या डालना है, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के बाद परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, उसको अच्छे से मिलाओ और परख नली को थोड़ा देर के लिए रख दो। आपने क्या देखा, जैसे कि देखिए ये कास्टिक सोडा डाला और कॉपर सल्फेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डाला है प्रोटीन परीक्षण के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट फिगर में दिया हुआ भी है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, बैंगनी रंग का हो गया। अगर वो बैंगनी रंग हो गया, क्या कैसा कलर उसका हो गया, बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। ये जो है बैंगनी, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, सॉरी इसको हम इससे हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया, प्रोटीन की उपस्थिति में क्या हो गया, ये बैंगनी रंग की हुआ। इसका मतलब इसमें प्रोटीन की उपस्थिति यानी प्रोटीन है इसमें, तो प्रोटीन का परीक्षण कर लिए। इसके बाद है अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। अब दूसरा खाद्य पदार्थ के साथ यही वाला चीज़ करके देखिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालिए। अगर वो बैंगनी कलर का हो जाता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यही हो गया। इसके बाद है वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण हम लोग किसका परीक्षण देखेंगे, वसा के लिए परीक्षण देखेंगे। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। खाद्य पदार्थ का एक अल्प मात्रा लीजिए और क्या करो, इसको कागज के एक टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, अब देखिए इसमें किसमें, जैसे कच्चा आलू में मड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। मड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है। दूध में प्रोटीन है तो है, इसको टेस्ट करके देखा गया है। मूंगफली में वसा है तो है। ये सब अब कहता है इसमें आपका ये पका हुआ चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें मिल जाएगा आपको। सूखा नारियल में क्या, वसा मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें, बिना पकी अरहर की दाल में क्या प्रोटीन, सॉरी ये प्रोटीन वाला में आएगा, ये प्रोटीन, पकी हुई दाल में प्रोटीन। ये सब चीज़ें आप क्या करिए, नोट करिए। किसी सब्जी में इसमें विटामिन, तो ये सब चीज़ें आप नोट करिए, ये कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कागज़ फट ना जाए उसको अच्छे से कहता है कूटने का। तो अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। अब देखो सबसे बढ़िया तो ये वसा का ही परीक्षण करना है, वसा का परीक्षण कि इसको डायरेक्ट कूटिए तो क्या इसमें जब चूरने के बाद हमको लगता है क्या तेल का धब्बा है, तेल का धब्बा होगा तो यानी कि कागज़ पे चिपक जाएगा, वो कागज़ पे लग जाएगा। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए, उसको क्या करें, किसी प्रकाश, जैसे तेल वगैरह ऐसे भी गिर जाएगा कागज़ को, अगर दिन प्रकाश के लाइट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, लाइट में वो दिखने लगता है, दाग दिख जाता है। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, कहता दिखाई दे रहा है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। और देखिए कागज पर क्या है, तेल का धब्बा, ये तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दिखाता है। यानी कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट, यहाँ जो अभी हम देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण इस तरीके से हम किए हैं। चलो तो आगे देख लिए कार्बोहाइड्रेट तीनों का, हम इसमें कार्बोहाइड्रेट का देखें, वसा का देख लिए और प्रोटीन, तीनों काम इसमें क्या कि एक एक करके परीक्षण कर चुके हैं। कहता खाद्य पदार्थ में कभी भी जल का भी कुछ मात्रा हो सकती है। खाद्य पदार्थ में क्या जल का मात्रा तो होता ही है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि अधिक खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। जैसे जल को क्या करेंगे, सुखा देंगे, सूख जाएगा। मगर अगर भी उसमें वसा रहेगा
तो वो क्या होगा, सुखा देने के बाद दाग रह जाएगा उसमें। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। और जैसे सुखा देंगे तो पानी सूख जाएगा, फिर से साफ हो जाएगा, यानी कि उसमें वसा जो है, फैट इसमें उपलब्ध नहीं है। अगर भी वो उसके बाद दाग रह गया, इसका मतलब उसमें क्या था, फैट था, इसका मीन्स यही हुआ। अब देखिए ये परीक्षण क्या दर्शाता है कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है। अब इसमें दिखाता कि किसमें किसमें उपस्थित है, किसमें नहीं है। यही तो हम परीक्षण कर रहे थे अभी, जिनका आपने परीक्षण किया, जो जो चीज़ें का परीक्षण किया, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब जैसे जी कह रहा है कि जिनमें जिनमें आप इसको टेस्ट किए, क्या उसमें एक से अधिक, उसमें प्रोटीन भी था, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें फैट भी था, मैंने वसा भी था, तो क्या ऐसा था? ऐसा अगर था तो आप उसको लिखिए। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? और क्या इसमें ऐसा भी आपको कुछ मिला जिसमें कि ये उसमें न तो कार्बोहाइड्रेट था, न तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था, न तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था, न उसमें फैट था, नहीं उसमें फैट था, नहीं उसमें प्रोटीन था, नहीं उसमें प्रोटीन था? तो क्या इसमें क्या ये तीनों में से कोई नहीं था, ऐसा कुछ मिला? या फिर कोई ऐसा मिला जिसमें ये तीनों हो, ये इसका कहना है। तो आइए आगे देखते हैं। हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अभी तीनों के लिए हम लोग क्या किए, खाद्य में परीक्षण किए तथा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। जैसे अभी तो हम लोग क्या प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ों का परीक्षण किए। अब कहता है हमारे में क्या होता है, अब दूसरा होता है विटामिन और खनिज लवण क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको। खनिज लवण क्या होता है, ये दोनों भी उपस्थित होता है और हमारी बॉडी को ये चाहिए भी, ये हमारे बॉडी को क्या, ये वाला हमारा बॉडी को चाहिए भी, विटामिन और खनिज लवण। तो क्या ये इसका हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? अब देखिए उपस्थित होते इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, अब इसका हमें ज़रूरत क्यों है। अब यहाँ पे एक बार आप फिगर देख लीजिए, तो सॉरी लास्ट में हम दिखाएंगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जो अलग अलग तरह का जो पोषण है, जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, या फिर जो उधर प्रोटीन फैट्स वगैरह देखें, ये हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है। जैसे हम लोग कह तो रहे आवश्यकता है, मगर हमारी बॉडी में इसका आवश्यकता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता, देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा क्या चीज़ से मिलता है, तो फैट से भी मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लेकिन अगर दी फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो तो वहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट टिक करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज़ करते हैं, फैट हम लोग डायरेक्ट खाने के तौर पर नहीं लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे फैट जो है सो वो ज़्यादा ऊर्जा देता है हम लोग को, मगर हम लोग क्या ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फैट, अगर दी ऊर्जा की बात आ जाए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही वहाँ पे आंसर टिक करेंगे। वो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ भी है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई। वही हम आपको अभी जस्ट बता रहे थे कि वसा से हमको ना ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से अधिक मिलता है। अब इसी में देखिए हम जो बताए थे वो लिखा होगा, वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे देखिए शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, यहाँ पे देखिए पपीता हो गया, ये तरबूज हो गया, ये आम हो गया, ये हो गया मक्का हो गया। ये मक्का का हमको लगता है उसको अलग करके रखा है, ये मक्का है। ये वाला क्या है, बाजरा है। यहाँ पे देख सकते हैं चावल है, गेहूँ है, ये सब सारा चीज़ें हैं, आलू वगैरह है यहाँ पे है। ये किस चीज़ का था, ये था कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। इस सबसे हमको क्या सबसे अधिक क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ें हैं, मूंगफली हो गया आपका, ये गिरी हो गया, ड्राई फ्रूट्स है, ये तिल हो गया, ये सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों तेल है, सूरजमुखी का तेल है। इस सबसे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हमको फैट मिलता है। अब देखिए इसमें था ना ये पादप स्रोत और जंतु स्रोत वसा के लिए। अब ये था मेरा क्या हुआ, वसा के लिए मेरा था पादप स्रोत यानी कि ये पेड़ पौधा से हमको मिलता है। उसके बाद वसा के लिए जो जंतु स्रोत है, उसमें अंडा हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, इस सब से भी हमको फैट मिलता है। तो ये हो गया जंतु का स्रोत, ये वाला हो गया मेरा जंतु स्रोत। ये कौन सा स्रोत हुआ, ये हो गया जंतु स्रोत, यानी कि जंतु के द्वारा मिलता है।
ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चना हो गया, मूंग, तुअर दाल इसको कहते हैं अरहर की दाल, अरहर इसको हम लोग झारखंड में कहते हैं लाहर दाल इसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए राजमा, इस सब से फैट भी मिलता है। सोयाबीन, मटर, चना आपका देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपका वही हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये पनीर हुआ, ये सब यहाँ पे मिक्स है। प्रोटीन के सब स्रोत हैं, ये सब क्या प्रोटीन के भी स्रोत, ये सब क्या हमको फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। ये क्या हुआ पादप स्रोत, ये वाला जो प्रोटीन का था, ये प्रोटीन का था पादप स्रोत, ये था प्रोटीन के लिए था। ये अगर दी प्रोटीन, इसमें प्रोटीन मिलता है, फैट भी मिलता है, तो प्रोटीन जो है ये प्रोटीन के लिए हुआ पादप स्रोत चूँकि ये पेड़ पौधे से मिलता है। और ये हुआ प्रोटीन, ये हुआ जंतु स्रोत, ये हो गया जंतु स्रोत हो गया। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं विटामिन ए के लिए, अब विटामिन वाला चीज़ें यहाँ पे पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद हम उसको दिखाएंगे। कहता प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। कहता प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों है? हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलता है और हम लोग उससे क्या करते हैं, हम लोग काम करने में हम लोग सक्षम हो जाते हैं। अब कहता है प्रोटीन का हम लोग को यूज़ क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। जैसे अगर कहता है ना, जैसे जिम वगैरह जो जाता है तो उसको कहता है प्रोटीन लो, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लो, क्योंकि क्या होगा, मसल्स वगैरह गेन होगा। तो क्या होता है, शरीर वृद्धक होता है। प्रोटीन क्या है, वृद्धि तथा स्वास्थ्य को ये बनाए रखता है। कहता है प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। शरीरवर्धक मतलब शरीर को एकदम बनाएगा, तंदुरुस्त मसल वगैरह गेन्स करेगा। कहता है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब अगर विटामिन अच्छा से अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, कोई भी अगर रोग वगैरह आता है तो उससे हमसे रक्षा करता है। क्या होगा, कोई रोग वगैरह हम लोग को जल्दी नहीं होगा, सारा विटामिन अच्छा से है। अब कौन कौन सा विटामिन वो भी हमको आपको बताएंगे। विटामिन हमारी शरीर, आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक समूह जैसे बी का जो है ना, बी का एक अलग बी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हो गया, इसमें होगा B1, B2 हो गया, B1, B2, B7, B12, इसमें अलग अलग समूह आता है विटामिन बी, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि बी का जो ग्रुप है। अतः हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की, यहाँ पे विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जितना भी तरह का विटामिन होता है, सभी तरह का विटामिन क्या चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए। अब यहाँ पे आपको सारा चीज़ें देख लिए, इससे क्या मिलता है, यहाँ पे पपीता हुआ, दूध, मछली का तेल, ये सब, गाजर, ये सब से क्या विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का वो क्या था, जंतु स्रोत। अब यहाँ पे देखिए विटामिन बी, देखिए गेहूँ, चावल, यकृत, वो लीवर जिसको कहते हैं, ये हो गया विटामिन बी के स्रोत। यहाँ पे देख सकते हैं संतरा, टमाटर है, अमरूद है, मिर्च है, ये आपका आंवला है, नींबू है। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को ही माना जाता है, आंवला। तो आपका आंवला, ये वाला चीज़ें हैं। तो ये हो गया विटामिन सी का स्रोत। अब यहाँ पे देखते हैं विटामिन डी का स्रोत, ये मछली का आकृति में विटामिन डी होता है। अंडा हो गया, मक्खन, दूध, ये सब चीज़ें, मीट, ये सब से विटामिन डी मिलता है। कहता है सभी विटामिनों की अब हमको क्या होता है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए कहता है विटामिन ए खाओ ज़्यादा दिखेगा, इसलिए आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है विटामिन ए, और त्वचा के लिए भी है। अब देखिए विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जैसे रोगवर्धक, जैसे कहेगा ना कि रोगवर्धक कौन सा विटामिन है, या फिर इम्यूनिटी, तो उसके लिए विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विटामिन शरीर हमारे रोग व्याधक होता है, जो रोग से लड़ता है, या फिर एंटी, उसको क्या कहते हैं, तो उसमें विटामिन सी आ जाएगा। जैसे हमको अगर एंटीडॉट देता है ना कोई भी रोग से लड़ने की क्षमता, तो उसमें क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का मतलब हो गया विटामिन सी को अधिक करता है। इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह देता है जो ज़्यादा बीमार पड़ता है, कहता है कि तुम आंवला खूब खाओ। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए आंवला, ये विटामिन सी का स्रोत है, तो आंवला उसको खाने कहता है, और सबसे अधिक विटामिन सी आंवला से ही मिलता है। उसके बाद हो गया विटामिन डी, हमारे शरीर, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 1.9 में दिखाया गया है। देखिए 1.9 और ऊपर में 1.6 था, कहता है इसमें दिखाया गया है। अब विटामिन डी जैसे हड्डी वगैरह में, कैल्शियम वगैरह इसमें काम आता है, ये हो गया। अब आगे देखिए कुछ है यहाँ पे,
है आपका हो गया, देखिए पालक है। आयोडीन के कुछ अन्य स्रोत हो गया आपका अदरक है। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस के स्रोत। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, ये दूध, केला, गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह है। लोहे के कुछ स्रोत, लोहे के इसमें मीट में मिलता है। पालक, ये हो गया पालक है। पालक में तो एकदम बहुत अधिक मात्रा में आयरन है। पालक, इसमें बहुत मात्रा में आयरन है, Fe जिसको कहते हैं, जिसको कि यहाँ पे लोहा लिखा है। अब सेब वगैरह हो गया। कैल्शियम, देखिए दूध में कैल्शियम है, अंडा में कैल्शियम है, ये सब चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके लाइन बाय लाइन। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन बनाता है। जैसे हम लोग को कहता है ना कि थोड़ा देर सूर्य में बैठना चाहिए, रोशनी में, धूप में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ से विटामिन डी प्राप्त होता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो रही है। देखिए अभी उतना नहीं तो उतना लोगों को फुर्सत है, और नहीं वैसे बहुत लोगों के पास ऐसा व्यवस्था भी नहीं है, चार दीवारी के अंदर रहना है, तो उसको क्या है, और ऐसे लोग सोचता है कि हम काला हो जाएंगे और धूप में नहीं बैठता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है और तरह तरह का बीमारी भी हो रहा है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण बहुत नहीं चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा में चाहिए। शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। बढ़िया से रहें और अच्छे स्वास्थ्य मिले और बढ़िया से उचित विकास हो, उसके लिए क्या है, खनिज लवण, प्रत्येक खनिज लवण जरूरत है हमारी बॉडी को। कहता है विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को 1.10 में दिखाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए 1.10 यही वाला चित्र था, ये खनिज लवण का ये सब सारा क्या है, स्रोत है, जिसमें कि विटामिन वगैरह आता है, उसको खनिज लवण कहते हैं। आगे हो गया, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ जितना भी है उसमें एक ही चीज़ नहीं मिलता है। अगर देखें तो उसमें अलग अलग तरह का विटामिन मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, अलग तरह का विटामिन है। तो वही कह रहा है कि एक चीज़ में एक ही चीज़ नहीं मिलता, उसमें एक से अधिक पोषक तत्व है। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षण को लिखते समय यह इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। अब इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि जब आप देखें अच्छे से तो सब में ये चीज़ देखें कि कोई फल फ्रूट्स किसी स्पेशल विटामिन या चीज़ों के लिए क्या है, स्पेशल है, उसमें वो अधिक मिलता है। जैसे गाजर या फिर आंवला में नींबू के लिए, विटामिन सी के लिए आंवला स्पेशल है, पपीता, गाजर, ये सब क्या है, विटामिन ए के लिए स्पेशल है। तो ये चीज़ें वहाँ पे स्पेशल किसी मिलता है, तो उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन वो उस चीज़ के लिए स्पेशल है। यही इस लाइन में लिखा हुआ है। उदाहरणतः जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक है। वह हमको चावल जब बता रहे थे उसी में बताया ना, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, दूसरे के मात्रा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट उसमें अधिक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लो, थोड़ा चावल लो। डॉक्टर लोग देखिए डायरेक्ट आपको कहते हैं। इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसीलिए हम लोग क्या बिना चावल खाए रह भी नहीं पाते हैं। अगर चावल हम लोग नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग को हैबिट हो गया है कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने का। होता इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता। अब इतना चीज़ खाने के बाद हमको क्या होता है, आहारी रेशें खाते हैं, और उसको हमको क्या पानी भी चाहिए। तो आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। अब आहारी रेशों में इसमें हम लोग क्या मतलब खाने वाला जो रेशा है उसमें हम लोग क्या रुक्षांश के नाम से जानता है। इसमें साग सब्जी आता है, इसमें भी साग सब्जी आता है, साग सब्जी, कच्चा जो होता है सैलेड जिसको कहते हैं, कच्चे फल जिसको कहते हैं, वो चीज़ें आता है। तो खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और ये क्या होता है, ये जंतु स्रोत से नहीं, हमको पादप स्रोत से मिलता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हो गया साबुत खाद्यान्न, दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल हो गया, सब्जियां हो गया। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। देखिए हम जब रुक्षांश बताते हैं उसी समय बताते हैं कि इससे हमको कोई भी पोषक नहीं मिलता है, कोई भी पोषक हमको इससे नहीं मिलता है, इससे कोई ना विटामिन वगैरह कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये खाना को पचाने में, डाइजेस्ट करने में, और को अच्छे से बॉडी को मेंटेन करने में, डाइजेशन को अच्छे से रखने में मदद करता है। वो कहता है फिर भी यह हमारे भोजन को आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। क्या करता है, अच्छा ये भोजन को कैसे पचाता है। अब पूछेगा कि जो रुक्षांश वो भोजन को पचाने में कैसे मदद करता है, तो यहाँ पे कहेंगे कि फिर भी यह हमारे भोजन को, शरीर को अवयव है, आवश्यक अवयव है। और इसका ये क्या करता है, भोजन इसका आयतन बढ़ा देता है। भोजन का क्या करता है, आयतन बढ़ाता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करता है। वही न कहें कि क्या होता है, ये कब्ज बनने नहीं देता। अगर कब्ज किसी को बनता है तो उसको कहता है, उसको अगर किसी को कब्ज बन जाता है, अगर किसी को कब्ज बन जाता है, अगर किसी को कब्ज बन जाता है, तो उसको कहता है कच्चा फल वगैरह खाओ, रुक्षांश लो, साग सब्जी खाओ, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे
ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, जल में भोजन, ये कि देखिए एक वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक ही में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। जल में भोजन उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, भोजन जो भी है उसको अवशोषित करने में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जिससे हम लोग पेशाब करते हैं, बॉडी से पसीना निकलता है, तो हम लोग जितना पानी पिएंगे उतना वो क्या होगा, स्वच्छ होगा और जल्दी बाहर निकलेगा। जिससे क्या होगा, मेरा बॉडी स्वच्छ रहेगा और डिहाइड्रेट भी नहीं होगा। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कि हमको बॉडी का जो चाहिए उसको किससे प्राप्त हो जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इस सबसे क्या होता है, हमारे बॉडी को जितना भी चाहिए वो मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं उसमें पानी को तो डालते ही हैं। अब हो गया, आइए हम देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है और कोई दूसरा चीज़ है जिससे हमको हमारे बॉडी को पानी प्रदान होता है। ये एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ में गीले हो जाते हैं? अगर पानी वो टमाटर वगैरह काटते हैं तो क्या पानी तो हमारे हाथ में आ ही जाता है, गीला हो जाता है। वही क्या, लिक्विड के फॉर्म में। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छिला मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं आती। ऐसा कर दी, कोई भी ऐसा फल है जिससे कि पानी या फिर पानी का मात्रा नहीं निकलता, किसी में कम निकलता, किसी में ज़्यादा निकलता लगभग चीज़ों में ही है। तो वही कहते हैं कि हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जितना हमको चाहिए लगभग इस सब से चीज़ों से भी हमको क्या होता है, बहुत ही जल मिल जाता है। और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो हम क्या करते हैं, पानी के रूप में पी लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय उसमें जल डालते हैं। जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें पानी तो डालेंगे, उससे भी हमको मिलता है। अब हो गया संतुलित आहार किसको कहते हैं। हम तो इधर अलग अलग चीज़ों को पढ़ लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज लवण, विटामिन, सारा चीज़ें पढ़ लिए। अब कहता है संतुलित आहार। संतुलित आहार मीन्स जो परिपूर्ण है, अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, उसको कहते हैं संतुलित आहार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड मीन्स संतुलित भोजन जिससे कि हमको सब चीज़ मेंटेन करता है, उसी को कहते हैं बैलेंस फूड। अब इसमें देखिए समझते हैं, सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो चीज़ें हम लेते हैं उसको आहार कहते हैं, माने खाने वाला चीज़। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। सब चीज़ें चाहिए, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम होना चाहिए। कोई भी चीज़ें न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग टू जिसे हमारा बॉडी ऑब्जर्व करे वो उतना होना चाहिए। इसीलिए अगर हम कोई चीज़ें एक्स्ट्रा जब खा लेते हैं क्या होता है, मेरा बॉडी खराब हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ें कह रहा है कि कोई न ज़्यादा होना चाहिए या न कोई कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या, रुचांश और जल भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, पाचन क्रिया भी मेरा अच्छा रहे। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार जिसमें ये सारा चीज़ें, सारा खाद्य पदार्थ भी है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और रुचांश भी है, जिसमें सारा चीज़ें मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। सिर्फ चावल दाल रोटी से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारा चीज़ मिल गया, लेकिन अगर दिया आप अलग से सैलेड वगैरह नहीं लेते हैं, अगर दिया अलग से आप उसमें साग वगैरह शामिल नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हरी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो होगा पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो जाएगा। पाचन क्रिया जो होगा, पाचन क्रिया क्या होगा, प्रभावित होगा। प्रभावित वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। क्या सभी उम्र के इंसान को क्या एक ही ढंग का खाना चाहिए? क्या आप ये अभी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? अच्छा, हमारा बॉडी जो है जिस तरह हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको खाना चाहिए, ये चीज़ें भी सही है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। आप एक सप्ताह में जो जो चीज़ें खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए, मतलब उसको एक जगह नोट कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। जो जो आप खाते हैं क्या उसमें सभी तरह का पोषक तत्व मिल रहा है आपको, ये चीज़ें हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग या फिर चना खाते हैं। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली हो गया, इडली जो हो गया उसको किण्वन भोजन कहते हैं।
ये आटे का मिश्रण, जैसे आटा को आप क्या करते हैं, गूँथ के छोड़ते थोड़ा सा। मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, उसके बाद हो गया पालक, हो गया सत्तू, हो गया गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अलग अलग जैसे खाते हैं उसमें सब में अलग अलग तरह का पोषण तत्व मौजूद है। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलन आहार खा सकते हैं। कहता है कि अगर दी कम पैसा कमाए तो भी वो संतुलन आहार अगर दी चाहे तो अच्छा से कर सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी। कहता उचित पर्याप्त सारा चीज़ें आप ले आए, उसको जैसे तैसे खा लेना भी पर्याप्त नहीं है, उसको उचित तरीके से पका कर खाना उचित है। पोषक तत्व नष्ट न हो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दी हम लोग जैसे सब्जी को क्या करना, पहले धो के काटना चाहिए। अगर दी उसको पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं तो उसमें उससे क्या होता है, विटामिन B1 निकल जाता है। विटामिन B1 क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, उससे विटामिन B1 बाहर निकल गया, जिससे हमको क्या होगा, हमारी बॉडी में वो चीज़ नहीं जा पाएगा। तो वह कहता है उचित मात्रा में हर चीज़ करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, पोषक तत्व तो ढेर सारा चीज़ें नष्ट होता है। छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है, छिलका उतार के धोते हैं। यह संभव है कि उन्हें कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। वही जो बताया ना कि आलू को अगर काट के करेंगे तो उससे भी बाहर निकल जाएगा। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन, कुछ खनिज लवण क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो वही कहता है उसको हम अच्छे से करें। थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अभी और थोड़ा सा लंबा है। अब आगे देखिए क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाए और बाद में उसे फेंक दिया जाए तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों को हानि पहुँचे। जैसे कहता है कि अगर हम उसमें अधिक जल का प्रयोग कर दें और पानी निकाल के फेंक दिए तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारे प्रोटीन और लाभदायक चीज़ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जब खाना पका के खाते हैं तो उसमें क्या होता है, विटामिन C नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहता है कि खाते समय कुछ कच्चे फ्रूट्स लेना, कच्चे फल ले लीजिए, कच्चे सैलेड्स वगैरह ले लीजिए, ताकि उसमें जो चीज़ें बाहर निकल गया उसको वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम ये अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां शामिल करें? वही ना हम अभी जो बताएं कि फल और कच्ची सब्जी आप शामिल कर सकते हैं। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। अगर कोई ये समझता है कि वसायुक्त खाना हमेशा, जैसे किसी को मीठ खाना पसंद करता है वही बढ़िया है, तो ये कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा ये कटोरी वसायुक्त भोजन ये अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अतः उसमें तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वसायुक्त भोजन खाएंगे तो हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण, अगर देखिए जो थोड़ा मोटा हो जाता है ना, मोटा, वो फिट होने के लिए क्या करता है, डाइट करता है। डाइट वो क्या करने लगेगा, डाइट करेगा ताकि वो थोड़ा सा फिट हो जाए, फिट होने के लिए। अब बता अभावजन्य रोग जिसको हीन जनित रोग भी कहते हैं। अभावजन्य रोग मतलब जिसको कि भोजन के अभाव में क्या हो गया, वो सब रोगें हुआ है। जैसे कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहे हैं लेकिन कभी कभी उनके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी, बढ़िया से खाना खा रहे हैं लेकिन क्या होता है कि जैसे उसमें प्रोटीन अच्छा से नहीं ले पा रहा है, वो भोजन तो खा रहा, भरपेट खा रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन अच्छा से नहीं था, जो भोजन खाया उसमें प्रोटीन बढ़िया से नहीं था, या फिर उसमें रुझान अच्छे से नहीं था। यदि वही कह रहा है कि कमी हो जाती है, यदि हम यही कमी लंबी अवधि के लिए रही तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अगर लंबे समय तक अगर हम ऐसा ही खाते रहे तो क्या होगा, वो जिस चीज़ का कमी रहेगा उसके अभावजन से उसको कोई ना कोई बीमारी या फिर उस चीज़ का उसको कमी महसूस होगा। यह एक कि अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। अगर जिस चीज़ का कमी रहेगा तो उसके बिना तो जो बीमारी होना हो ही जाएगा। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन के कारण अगर रोग हो गया तो अभावजन्य जनित रोग उसको कहते हैं। उसका एकदम दुबला पतला रहेगा, शरीर नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कम लेगा तो एनर्जी फील नहीं करेगा।
ये हो गया। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि अथवा अवरुद्ध होना। जैसे वो क्या होना, चेहरे अच्छा से नहीं, सूजन जैसे हो गया, सूजन भी होगा चेहरे पर, सूजन, बालों का रंग का उड़ना, बाल का रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारी होगा, अच्छा से दिखेगा नहीं भी, वो पेचिश वाला बीमारी होगा। यदि प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, मैंने कार्बोहाइड्रेट भी बढ़िया से नहीं ले रहा, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। क्या होगा, बढ़वे नहीं करेगा, वो लंबे नहीं हो पाएगा, छोटा रहेगा, पतला रहेगा, एकदम जैसे तैसे लगेगा। एक वैसा दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। एनर्जी नहीं रहेगा, चले भूलेगा कहाँ से। आप देख सकते हो इसी को, ये कितना मोटा हो गया है, क्योंकि ये क्या किया, पूरा फैट खाया है, खूब फैट लिया है। यहाँ पे जिससे पढ़ा रहे थे उसमें फिगर दिखाना भूल गए, क्या किया, पूरा फैट खाया। देखो इधर इधर खाली चर्बी ये दिख रहा है। ये चीज़ें हैं। विभिन्न विटामिनों को खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इन्हें इसमें दिखाया गया, कौन से 1.3 में दिखाया गया, क्यों क्या कम रहेगा उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। सभी अभावजन रोगों की रोकथाम असंतुलित आहार लेने से की जाती है। जैसे किसी भी चीज़ का कर दिया, क्या करते हैं, संतुलित आहार लिखा हुआ है, रोकथाम कोई भी बीमारी का क्या, संतुलित आहार लीजिए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य, यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। कहता अलग अलग तरह के हर एरिया में खाना खाने के बावजूद भी अगर कुछ चीज़ें समान है तो वो है कि बैलेंस फूड हमको मिले। अब देखिए अभी इसमें क्या चीज़ खाने से कौन सी बीमारी, क्या कम होने से क्या होता है। देखिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी, देखिए विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले कुछ रोग, जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, उसमें क्षीणता दृष्टिहीनता रोग हो जाएगा। जैसे कमजोर दृष्टि में दिखेगा कम, उसको अंधेर रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, मैंने बंद हो जाना विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 जिसे बेरी रोग इसको कहते हैं। दुर्बल पेशियाँ, मैंने कमजोर पेशियाँ रहेगा, काम करने की ऊर्जा में कमी, काम करने मन नहीं करेगा, लड़बड़ करेगा। विटामिन C इसको स्कर्वी रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून निकलना, बहुतों के मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगना, अगर घाव हो गया जल्दी उसका ठीक ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, विटामिन C की कमी है। विटामिन डी मैंने रिकेट्स, विटामिन डी की कमी को कहते हैं रिकेट्स रोग। अस्थियों का मुलायम, जैसे हड्डी कमजोर हो जाना और मुड़ जाना, ये सब चीज़ें हुआ विटामिन डी। कैल्शियम की कमी, अस्थियाँ कमजोर हो जाना, वही हड्डियाँ कमजोर हो जाना। दंत क्षय कहते हैं, मैंने दांत खराब हो जाता है, कमजोर अस्थियाँ होता है, मैंने हड्डी कमजोर होता है, दंत क्षय मैंने दांत खराब हो जाता है, सड़ जाता है। आयोडीन हो गया, आयोडीन की कमी से घेंघार कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। गला ये जो होता है, ये जिससे हम लोग बात करते हैं गला गंडगड्ड, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि फूल जाना, वो फूल जाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब दिमाग से कमजोर, इसका मतलब हो गया दिमाग से क्या होगा, बच्चा कमजोर, दिमाग से क्या हो जाएगा, कमजोर, आयोडीन की कमी से। अच्छा, आयोडीन हम लोग को नमक से भी मिलता है, नमक से भी, इसीलिए अगर हम 2 दिन उपवास रख देते हैं, नमक नहीं खाते तो हमको अच्छा नहीं लगने लगता। लोहा और अरक्तता, मतलब रक्त की कमी, मैंने कमजोरी होगा, उससे क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रमुख शब्द संतुलित आहार, बैलेंस हो गया। बेरी रोग, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, ये सब चीज़ें जो अभी पढ़ा है वो यही दिया हुआ है। और उसके बाद ये दिखा यहाँ पे है, यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगों खाद्य पदार्थों की सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि कुछ भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों को खनिज मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाता है। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, खाना चाहिए। अब आगे क्या है, इसी में इसका क्वेश्चंस है, अब आप क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्या है, हम पहला चैप्टर भी इसमें पढ़ा चुके हैं, उसके बाद इसमें दूसरा भी हम कर दिए। अब क्या करेंगे, इसका एक दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, रेगुलर हम सब्जेक्टिव में एक चैप्टर रोज कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप 2x का भी स्पीड करके इसको देखते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और मज़ेदार वीडियो होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।